नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो बाजार अगले हफ्ते में आपका स्वागत है। इस खास शो में हम आपको बताते हैं शुक्रवार का बाजार का पूरा एक्शन और साथ ही अगले हफ्ते का बाजार कैसा रहने वाला है, ये हम आपको बताते हैं। और अगले हफ्ते और खास करके मंडे सोमवार को आपको कहां पर कमाई के मौके मिलेंगे, ये हम आपको बताते हैं। तो आज इस शो में आपकी तैयारी कराने के लिए हमारे साथ हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। हमारे साथ एक खास मेहमान हैं ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के संदीप जैन, और साथ ही मेरी पूरी रिसर्च टीम तैयार है, तैनात है, जिसमें देवांशी हमें बताएंगी आज के बाजार का पूरा एक्शन। डिफेंस शेयरों के लिए क्या है अच्छी खबर, ये हम समझेंगे पूजा से। मदरसन सुमी के रीऑर्गेनाइजेशन की डिटेल्स जानेंगे कुशल से, और साथ ही जानेंगे टू व्हीलर के लिए क्या है रिकवरी के संकेत। और मानसी बताएंगी अगले हफ्ते कौन से हैं अहम इवेंट्स। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि शुक्रवार को बाजार में किस तरह का कारोबार रहा है। तो लगातार तीसरे दिन बाजार में तेजी रही। आधे % की मजबूती के साथ निफ्टी 10,600 के पार बंद होने में कामयाब रहा। सेंसेक्स में भी 177 अंकों की तेजी रही और 36,000 के ऊपर बंद हुआ। हालांकि आज बैंक निफ्टी दिन की सारी बढ़त गंवाकर लाल निशान में बंद हुआ। पूरे हफ्ते की बात करें तो निफ्टी और सेंसेक्स करीब 3% चढ़े, वहीं बैंक निफ्टी 2.5% तक मजबूत हुआ। और अब आपको बताते हैं कि आज के मार्केट में विदेशी निवेशकों ने और घरेलू निवेशकों ने कितनी खरीदारी या बिकवाली की है, यह आंकड़ा जरा आप देख लें। तो FIIs यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में 857 करोड़ रुपए की खरीदारी की है, वहीं DIIs यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 332 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। और अब रुक करते हैं आज के बाजार पर एडिटर्स टेक का, ये बताने के लिए हमारे साथ जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी जुड़े हैं। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बाजार ने इस हफ्ते काफी अच्छा परफॉर्म किया। ऊपरी स्तरों पर दबाव के बावजूद बाजार बढ़त बनाने में कामयाब रहे। शुक्रवार के कारोबार पर आपकी ओवरऑल क्या राय है? हफ्ते के आखिरी दिन बाजार में बेहद इंटरेस्टिंग कारोबार देखने को मिला, जहां निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों अलग अलग दिशाओं में कारोबार करते हुए दिखे। जी हां, निफ्टी ने कुछ और मजबूती बनाई और दिन भर अच्छी मजबूती के साथ कारोबार किया और अब तक के हाईएस्ट लेवल जो हमने 23 मार्च के बाद से करेक्शन जो हुआ और उसके बाद से जो तेजी शुरू हुई, उस तक का सबसे ऊंचा स्तर हमने छुआ है क्लोजिंग बेसिस पर, जो कि 10,600 के ऊपर की क्लोजिंग हमें आज मिली और दिन के दौरान 10,631 तक भी निफ्टी पहुंचता हुआ दिखा। बैंक निफ्टी खुला जरूर मजबूत था, लेकिन सुबह से थोड़ा दबाव में था। ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिख रही थी और लगातार 22,000 के नीचे लगातार दूसरे दिन बंद हुआ, तो हल्का दबाव था। ऐसा नहीं कि कोई पैनिक है या बड़ा दिक्कत वाली बात है, वैसा कुछ नहीं, लेकिन थोड़ा सा प्रेशर जरूर ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग का बैंक निफ्टी में नजर आया। सेंसेक्स भी मजबूती के साथ 2.25 अंक ऊपर बंद हुआ। अच्छा, ओवरऑल बाजार में खरीदारी का मूड बरकरार है। कल एक्सपायरी के दिन अच्छी तेजी हो गई। आज शॉर्ट कवरिंग का सहारा कम था, इस वजह से बाजार में बहुत ज्यादा एग्रेसिव खरीदारी होती नहीं दिखी, लेकिन फिर भी अच्छी तेजी के साथ वीकेंड सेशन पर हाई पर बंद होना अपने आप में अचीवमेंट है। तो कहीं किसी तरीके से बैंक निफ्टी को छोड़ दें तो बाजार आपको कमजोर नजर नहीं आएगा और मोमेंटम बड़ा स्ट्रांग है। और खास बात यह भी है कि धीमे धीमे बाजार का बेस भी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। आज रात अमेरिकी बाजारों की छुट्टी भी थी, तो उसके चलते भारतीय बाजारों में संकेत चूंकि कम थे, उस लिहाज से भी बड़ी शांति रही। डाउ फ्यूचर्स भी बहुत ज्यादा एक्शन में नहीं थे। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि 2-3 दिन अच्छी तेजी के बाद आज भी मोमेंटम तो बरकरार था, सिर्फ बैंक निफ्टी को छोड़ दीजिए, अदरवाइज ब्रॉडर मार्केट में अच्छी खरीदारी, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जबरदस्त है, सेक्टर्स जबरदस्त तेज दौड़ लगा रहे हैं। आज मसलन डिफेंस सेक्टर में अच्छी खासी खरीदारी होती हुई दिखी है, जो सरकार ने बड़े ऑर्डर्स 39,000 करोड़ के इशू किए हैं, उसके बाद इन शेयरों में खरीदारी होती दिखी। तो बाजार में मूड माहौल एकदम तेजी की तरफ बना हुआ है और हफ्ते के आखिरी दिन वीकली क्लोजिंग 10,600 के ऊपर आना बाजार की ताकत दिखाता है। तो बाजार में जो जिस तरह का एक्शन दिखा उससे क्या संकेत मिल रहे हैं ये आपने समझा। लेकिन अब सवाल ये है कि आज जो बाजार में हमने तेजी देखी उसमें किन किन खबरों की भूमिका रही और उन खबरों के दम पर कौन कौन से ऐसे सेक्टर रहे जहां पर एक्शन दिखा, ये डिटेल बताने के लिए देवांशी हमारे साथ मौजूद हैं। देवांशी, बताइए।
आज बाजार में सुस्त कारोबार होता हुआ दिखा था। सारे इंडाइसेस सपाट ट्रेड करते हुए दिखे, लेकिन निफ्टी आज हरे निशान में फिर एक बार बंद होता हुआ दिखा। फाइनेंशियल्स थोड़े से लैग करते हुए दिखे थे और बैंक निफ्टी में आज लाल निशान में क्लोजिंग आती हुई दिखी है। लेकिन सबसे पहले अगर निफ्टी की बात करें तो गेनर्स की सूची में आयशर मोटर, अदानी पोर्ट, भारतीय एयरटेल, एनटीपीसी जैसे स्टॉक्स शामिल होते हुए दिखे। और वहीं आप देखिए लूजर्स की सूची में आज मेटल्स और फाइनेंशियल्स लीड करते हुए दिखे हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, एचडीएफसी बैंक, बजाज फाइनेंस, ये कुछ स्टॉक्स थे जो कि लूजर्स बनते हुए दिखे निफ्टी के। साथ ही आज अगर सेक्टर्स की बात करें तो डिफेंस स्टॉक्स सबसे ज्यादा आज हीरो बनते हुए दिखे हैं, जिसमें एचएएल, भारत डायनामिक्स, बीईएल जैसे स्टॉक्स थे जहां पे अच्छे गेन्स आते हुए दिखे। साथ ही पावर इक्विपमेंट स्टॉक्स में आज अच्छे गेन्स आते हुए दिखे। पावर मिनिस्ट्री का बयान था कि जो चाइना और पाकिस्तान से इंपोर्ट करने की मंजूरी नहीं देंगे इक्विपमेंट्स को, और इसी के चलते हमने देखा कि जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं जैसे कि बीएचईएल, सीमेंस, आईटीआई, ये सारे स्टॉक्स में अच्छी तेजी आती हुई दिखी। इंश्योरेंस स्टॉक्स में आप देखिए जैसे कि एचडीएफसी लाइफ, क्योंकि वेदांता को अब जुलाई 31 से रिप्लेस करता हुआ दिखेगा ये स्टॉक, लेकिन इसके अलावा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल और एसबीआई लाइफ में भी अच्छी तेजी होती हुई दिखी। आईटी स्टॉक्स में भी अच्छे गेन्स हुए हैं जैसे कि टीसीएस, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा। मिड कैप स्टॉक्स जैसे कि माइंडट्री, एनआईटी टेक में भी आज हरे निशान में ही कारोबार होते हुए दिखे। लेकिन ऑटो स्टॉक्स में आज अच्छी खरीदारी थी, अच्छे वॉल्यूम्स के साथ। आयशर मोटर्स सबसे लीड करता हुआ दिखा, अच्छा स्पाइक आया था। हीरो मोटोकॉर्प, टीवीएस मोटर। टायर स्टॉक्स में बालकृष्ण इंडस्ट्रीज जैसे कुछ स्टॉक्स थे जहां पे आज अच्छी खरीदारी आती हुई दिखी। लेकिन जो लगाट था वो बैंक्स और फाइनेंशियल्स आ जाते हुए दिखे। एनबीएफसीज में भी आज लाल निशान के साथ ट्रेड होता हुआ दिखा। और बैंक्स में आप देखिए आरबीएल, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडसइंड बैंक जैसे कुछ स्टॉक्स थे जहां पे आज लाल निशान के साथ ट्रेड होता हुआ दिखा था। ओके, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब रुक करते हैं अपने खास मेहमान का, और हमारे साथ हैं ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के संदीप जैन साहब। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मेरा आपसे सवाल ये होगा कि पूरे हफ्ते के कारोबार को देखने के बाद और हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन के कारोबार को देखने के बाद अगले हफ्ते के लिए आपका क्या नजरिया बनता है, और ऐसे में मंडे को जब मार्केट ओपन होगा तो मंडे के लिए कोई ट्रेड इंट्राडे के लिहाज से? यस, बिल्कुल। देखिए, माहौल बहुत अच्छा था, जैसा कि अनिल जी ने कहा कि हाईज पे जाके वीकली क्लोजिंग होना काफी कॉन्फिडेंस दिखा रहा है अपने आप में, और दो क्लोजिंग 200 डेमा के ऊपर अगर बन जाती है तो कहीं ना कहीं देखिए बाइंग आती है। और आज जिस तरीके से ओवरऑल सेक्टर्स मुझे लगता है कि अच्छी बाइंग कैश मार्केट्स में भी थी, और सुस्त जरूर था कारोबार, बट भारतीय एयरटेल में अच्छी न्यूज थी तो वहां पे चल रहा था। फिर आपके ये सीमेंस है, कैपिटल गुड्स में है, डिफेंस में है, फिर टू व्हीलर्स अच्छे चल रहे हैं। सो ओवरऑल मुझे लगता है कि थोड़ा बैंक निफ्टी जरूर से कमजोर था, बट वो कमजोरी थोड़ी बहुत हो सकती है कि कोई बहुत ज्यादा पॉजिटिव न्यूज नहीं थी, या एक वैसे भी थोड़ा सा सेगमेंट के ऊपर वो बना हुआ है, बादल छाए हुए हैं। बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि ओवरऑल बाइंग करके चलना चाहिए। और बाइंग के लिए मैंने जो स्टॉक लाया हूं वो है LTTS, L&T ग्रुप के स्टॉक्स भी चल रहे हैं, L&T खुद भी चल रहा है, और LTI, L&T इन्फोटेक पहले भी मैंने बहुत बार रिकमेंड किया, उसी का ही एक भाई समझ लीजिए LTTS, L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज, जो कि नाम टेक्नोलॉजी है बट बहुत ही बेहतरीन कंपनी है और बहुत ही सस्ते वैल्यूएशंस पे अवेलेबल, और टेक्निकली भी डाउनसाइड रिस्क बहुत कम और बहुत ज्यादा चला हुआ स्टॉक नहीं है। तो 1295 के लगभग CMP है आज का क्लोजिंग प्राइस, 1330 का टारगेट और 1280 का एक स्टॉप लॉस लगा है इंट्राडे के तौर पे। ये एक अच्छी पिक मिल रहा है। ठीक है, तो आपको कहां पर ट्रेड लेना है मंडे को, ये संदीप जी ने आपको बताया। आगे बढ़ते हैं। सरकार की घरेलू डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की योजना है, क्या डिटेल्स हैं इस पे? डिटेल इंफॉर्मेशन के साथ पूजा हमारे साथ जुड़ रही हैं। पूजा, बताइए। जी, घरेलू डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के लिए एक बड़ा बूस्ट है और सरकार ने बहुत बड़ी घोषणा की है, जिससे कि भारत को और भारतीय कंपनियों को काफी ज्यादा फायदा होगा। चीन के साथ देखिए जो दिक्कत चल रही है भारत की इस वक्त, ऐसे समय में इस तरह की घोषणा करना ये डोमेस्टिक कंपनियों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। खबर यह है कि रक्षा मंत्रालय ने 38,900 करोड़ के डिफेंस डील को मंजूरी दे दी है। कुछ इक्विपमेंट्स, कुछ फाइटर प्लेन्स रूस से खरीदे जाएंगे, वहीं उसमें से करीब 31,130 करोड़ की खरीदारी घरेलू कंपनियों की तरफ से की जाएगी, जिसमें कि MSMEs को भी टेंडर में भाग लेने का मौका मिलेगा। यहाँ पर HAL का नाम सामने आ रहा है, जो कि बड़ा बेनिफिशियरी हो सकता है, क्योंकि 10,730 करोड़ की लागत में HAL सुखोई 30 MKI अपने नासिक प्लांट में बनाएगी। और इसके अलावा कुछ और डिफेंस कंपनी जिनको कि यहाँ पर फायदा होने की
बात की जा रही है। इसमें भारत डायनेमिक्स, मिश्र धातु निगम, BEML, कोचिन शिपयार्ड, BEL, गार्डन रीच शिपयार्ड, ये कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिनको कि काफी ज्यादा फायदा होगा। ये जो आत्मनिर्भर भारत पर जिस तरह से फोकस हो रहा है और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव पर जिस तरह से फोकस बढ़ रहा है, इससे डिफेंस कंपनियों को, इन तमाम डिफेंस कंपनियों को काफी ज्यादा फायदा होने की बात की जा रही है। ओके, संदीप जी, आप जो पूजा बता रही हैं कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की कवायद चल रही है, इसको देखते हुए आपका नजरिया डिफेंस शेयरों के ऊपर क्या बन रहा है? देखिए, इस सेक्टर में वैसे जो भी लिस्टेड कंपनीज है वो PSUs ज्यादा बड़ा काम कर रही है। प्राइवेट सेक्टर के स्टॉक्स को मैं जनरली रेकमेंड नहीं कर रहा इस पर्टिकुलर सेक्टर में। HAL, BDL, गार्डन रीच, जिसको GRSE के नाम से जानते हैं, BEL बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, इवन BML, भेल सभी किए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि HAL बहुत बड़ा बेनिफिशियरी है पूरे ऑर्डर में। तो HAL अभी भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा परफॉर्म लेट कर रहा है। BDL काफी ज्यादा परफॉर्म किया है, तो टेक्निकली भी मुझे HAL पे ज्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा है। वैल्यूएशन वाइज भी बहुत बढ़िया है और सबसे बड़ी कंपनी इस सेक्टर की, तो HAL के साथ बिल्कुल जाना चाहिए और कहीं ना कहीं बाय ऑन डिक्लाइंस की रणनीति अपनाएं, क्योंकि ये स्टॉक्स ऐसा देखने में आता है कि बहुत बड़े मल्टीबैगर रिटर्न्स नहीं देते, बट चाल देते हैं, जिस दिन देते हैं बहुत बड़ी देते हैं। तो नीचे आने पे लेना है और ऊपर कोई भी न्यूज आती है तो उस टाइम पे प्रॉफिट बुकिंग भी करते चलना है। सो HAL इज अ बाय फ्रॉम माय साइड। बाकी BDL, GRSE और BEL सब होल्ड है और कहीं ना कहीं ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग के लिए जरूर से देखना चाहिए निवेशकों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मदरसन सुमी में रीऑर्गेनाइजेशन होगा, कैसे होगा रीऑर्गेनाइजेशन और इसका शेयर धारकों पर क्या इंपैक्ट होगा, ये बताने के लिए कुशल गुप्ता हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। कुशल, बताइए। जी, तो मदरसन सुमी सिस्टम्स की ग्रुप रीऑर्गेनाइजेशन होगी और अगले 10 से 15 महीनों में ये एक्सरसाइज कंप्लीट की जाएगी और ये 2 चरणों में होगी। पहला चरण में जो इनका डोमेस्टिक वायरलेस वायरिंग हार्नेस कारोबार है उसको जो है डिमर्ज किया जाएगा और एक नई कंपनी बनाई जाएगी। और इसमें एक्सचेंज रेशियो अगर आप देखेंगे तो अगर आपके पास मदरसन सुमी का 1 शेयर है तो उसके बदले आपको 1 शेयर जो नई कंपनी लिस्ट होगी डोमेस्टिक वायरलेस हार्नेस कारोबार की, उसमें आपको मिलती हुई नजर आएगी। साथ ही दूसरा चरण जो होगा इसमें यह होगा कि जो होल्डिंग कंपनी है सामवर्धन मदरसन इंटरनेशनल, वो उसका जो विलय है वो मदरसन सुमी सिस्टम्स जो अभी लिस्टेड कंपनी है उसमें होता हुआ दिखेगा। और यहाँ पर जो एक्सचेंज रेशियो डिसाइड किया गया है वो ये है कि 10 शेयर अगर सामवर्धन मदरसन इंटरनेशनल के आपके पास है या जो भी शेयरधारक है उनके पास है तो मदरसन सुमी के जो है उनको 51 शेयर मिलते हुए नजर आएंगे और नई कंपनी का नाम भी ये होल्डिंग कंपनी पर रख दिया जाएगा। साथ ही शेयर होल्डर्स के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा इस चीज का, ये आपको देखना काफी इंपॉर्टेंट है। आप देखिए कहीं ना कहीं शेयर होल्डर्स जो है इस चीज को बहुत ज्यादा पसंद नहीं कर रहे हैं। जो होल्डिंग कंपनी है मदरसन सुमी में जो उसका विलय होगा और जो एक्सचेंज रेशियो है उसको लेकर हो सकता है कि बाजार जो है थोड़ा कम खुश हो। शॉर्ट टर्म में जो है आपको टेम्पररी ब्रिप दिख सकता है क्योंकि जो ओवरऑल कोर कारोबार की वैल्यूएशन है होल्डिंग कंपनी की उसको 6000 करोड़ रुपए पर आंका जा रहा है। तो कहीं ना कहीं मार्केट ये मानकर चल रहा है कि एक एक्सपेंसिव साइड पर वैल्यूएशन हो रही है। इसके अलावा अगर आप लॉन्ग टर्म की प्रोस्पेक्ट्स देखें तो मैनेजमेंट के हिसाब से भी और एनालिस्ट के हिसाब से भी ये काफी फायदेमंद रीऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें ऑटो कंपोनेंट कारोबार जो है वो पूरी तरह से एक सिंगल अम्ब्रेला में आता हुआ नजर आएगा। साथ ही इनकी जो सब्सिडियरी है SMRP BV उसका जो पूरा इम्पैक्ट है वो कहीं ना कहीं वैल्यूएशन का इनको फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। और साथ साथ अगर आप डोमेस्टिक वायरिंग हार्नेस कारोबार की बात करें तो वो जब अलग हो जाएगी तो वहां पर इन्वेस्टर्स का और बाकी जितने भी ओवरऑल निवेशक हैं उसके अंदर उनको काफी पॉजिटिविटी बन सकती है, क्योंकि यहाँ पर अब फोकस जो है ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा आगे आने वाले समय में। और कहीं ना कहीं कंपनी की जो बिजनेस स्ट्रेंथ होगी होल्डिंग कंपनी के विलय से, उसके बाद कंपनी को फंड रेजिंग करने में आसानी होती हुई दिखेगी। यही नहीं, जो ब्रोकर्स हैं उनका पॉजिटिविटी का रुझान भी है इस रीऑर्गेनाइजेशन के बाद। वो ये CLA से इसमें मान रहे हैं कि 110 का आपको टारगेट बनाकर चलना है। इसमें आउट परफॉर्मिंग की रेटिंग उन्होंने दी है और साथ ही जेफरीज ने भी होल्ड की रेटिंग के साथ 105 रुपए के लक्ष्य सुझाए हैं। ओके, संदीप जी, इस रीऑर्गेनाइजेशन की खबर का इम्पैक्ट आपके हिसाब से क्या होने वाला है और क्या करना चाहिए मदरसन सुमी में? देखिए, मार्केट ने बहुत पॉजिटिवली लिया नहीं और वेरी फ्रैंकली मुझे फंडामेंटली कोई बहुत ज्यादा पसंद नहीं है यह स्टॉक। मैंने पहले भी जब भी इसके ऊपर सवाल पूछे जाते हैं तो मैंने मेरे पॉजिटिव रिमार्क्स नहीं दिए हैं।
और डेट्स है बुक्स में, और ऑटो इंसुलरी कारोबार वैसे भी बहुत अच्छा नहीं करे, और इनका कारोबार यूरोप से भी आता है, तो वहां पे भी कोई बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग दिखता नहीं है मार्केट्स। सो ओवरऑल मदरसन सुमी का ये जो आया है होल्डिंग कंपनी और रेशियोज और ये जो रिस्ट्रक्चरिंग है, मार्केट को बहुत ज्यादा पसंद नहीं आया, और मुझे ऐसा लगता नहीं, बट ठीक है जिन्होंने ले रखा है उनको रिस्ट्रक्चरिंग के बाद हो सकता है कि कोई अनलॉकिंग बेनिफिट्स मिले, बट फ्रेश खरीदारी मेरी राय नहीं है फ्रेश खरीदारी की कि इस अनलॉकिंग को फायदे के लिए कुछ फ्रेश खरीदारी करें। पर जिन्होंने ले रखा वो होल्ड करके रख सकते हैं, और ऑलरेडी नीचे के लेवल से ऑलमोस्ट डबल हो चुका स्टॉक, तो उसीलिए भी आज एक करेक्शन आया। बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज टिपिकली होता है मार्केट में, सो एक नॉर्मल बने रह सकते हैं। ठीक है। अब अगले हफ्ते बाजार की नजर कहां होगी और क्या क्या अहम खबरें होंगी जिसका इंपैक्ट हम मार्केट के ऊपर देखेंगे, क्या ट्रिगर्स हैं, ये बताने के लिए मानसी हमारे साथ जुड़ी हैं। मानसी बताइए। जी बिल्कुल, आने वाला हफ्ता काफी एक्शन पैक रहने वाला है। सबसे पहले नतीजे एनबीसीसी, आईआरसीटीसी जैसी कंपनियों के चौथी तिमाही के नंबर्स आते हुए दिखेंगे। 6 जुलाई सोमवार के दिन विप्रो के नए एमडी और सीईओ अपना पद संभालेंगे। इस दिन एजीएम भी हो रही है एसीसी, श्री सीमेंट और टाटा कंज्यूमर्स की। 7 जुलाई मंगलवार के दिन ब्रिटानिया और टाटा केमिकल्स की एजीएम होने जा रही है। 8 जुलाई के दिन आदित्य बिरला फैशन का राइट्स इश्यू लॉन्च होगा। साथ ही इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज 3 टेस्ट सीरीज की भी शुरुआत 8 जुलाई से ही होने जा रही है। 9 जुलाई टीसीएस के Q1 FY21 के नतीजे आते दिखेंगे, यानी कि नतीजों की शुरुआत फिर से होती हुई देखने को मिलेगी। FY21 के पहली तिमाही के नतीजे इस दिन से आएंगे। 10 जुलाई अप्रैल आईआईपी के आंकड़े आएंगे। इसी दिन अंबुजा सीमेंट की एजीएम भी होगी और साथ ही कर्नाटका बैंक के Q1 FY21 के नतीजे भी आएंगे। ठीक है, और अब रुख करते हैं हमारी खास पेशकश का, शर्मा जी के ऑप्शन का। और हमारे साथ एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वीके शर्मा साहब मौजूद हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है शर्मा जी आपका। मंडे को सर आपके हिसाब से ऑप्शन के जरिए कहां पर कमाई के बेहतरीन मौके बन रहे हैं? जी मृत्युंजय, नमस्ते आपको और आपके सभी दर्शकों को। ये बता दें कि हमेशा ये डर होता है कि कल मार्केट कैसे खोले जाए ये सोच के, लेकिन अभी अंतराल है 2 दिन का। हालांकि अमेरिकी मार्केट बंद है, लेकिन 2 दिन के बाद एशियाई मार्केट कैसे खुलते हैं सोमवार को, उसका बहुत बड़ा असर होगा। तो एसेंशली उस ऐसे माहौल के अंदर सुबह एक बार अनिल जी की मोहर लगा लेना बहुत ही आवश्यक है, वीकेंड पे जो भी बोला जा रहा है उसपे। तो फिर भी मैं सलाह दूंगा कि गोदरेज प्रॉपर्टी, आमतौर पर रियल एस्टेट के स्टॉक में देता नहीं हूँ, पर गोदरेज प्रॉपर्टी अच्छा लगा है। ओआई में बेहतरीन एडिशन हुआ है, वॉल्यूम्स भी अच्छे थे। तो 900 रुपए का कॉल 40 रुपए पे लेने की सलाह दूंगा। 35 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर रखें और टारगेट आपका 70 रुपए का रहेगा। ओवर टू यू मृत्युंजय जी। बहुत शुक्रिया शर्मा जी आपका ये ऑप्शन का ये ट्रेड बताने के लिए। अब वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि सोमवार और अगले हफ्ते के लिए, अगले पूरे हफ्ते के लिए आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, और साथ ही लॉन्ग टर्म के लिए आप कहां पर इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, ये हम आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन ओवरऑल ग्लोबल मूड माहौल अभी तक तो ठीक है और हमारे बाजारों का भी मूड बहुत बढ़िया है। अब सोमवार के दिन जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं आपके लिए 10,400 से लेकर 10,500, ये अब बाजार के लिए मजबूत सपोर्ट जोन है। और जब तक 10,400 ना टूटे तब तक तो बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं। इनफैक्ट 10,475, 10,500 ही बाजार के लिए मजबूत सपोर्ट के तौर पर सामने आता हुआ दिख रहा है। अब 10,650, 10,750 की रेंज ऊपर की है, जहां तक जाने की कोशिश पहले बाजार अगले हफ्ते में कर सकता है, और 10,750 के आसपास रुके तो ठीक, नहीं तो 10,900, 11,000 की तरफ बढ़ने की कोशिश हो सकती है, बशर्ते कि ग्लोबल मार्केट सहारा दे। बैंक निफ्टी थोड़ा सा ढीला है, बस एक दिन है ना 22,000 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए। बैंक निफ्टी में अगर 22,000 के ऊपर की क्लोजिंग मिल गई तो बैंक निफ्टी भी तेज दौड़ लगाने को तैयार है। अदरवाइज 21,300, 21,500 की रेंज बैंक निफ्टी पर बेहद मजबूत सपोर्ट है, आसानी से टूटने वाली है नहीं। वहां पर खरीदारी भी आएगी और सपोर्ट भी ऊपरी स्तर पर 22,250, 22,450 बैंक निफ्टी पर
वो रेंज है जहां पर प्रॉफिट बुकिंग आना लाजमी है। तो इस रेंज को ट्रेड करना है, लेकिन इस रेंज के बाहर मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में भरपूर एक्शन है, अच्छी खरीदारी है, दमदार तेजी है, सेक्टर स्पेसिफिक बाजार बहुत मजबूत है, फ्लोज अच्छे हैं, लोकल फंड्स खरीद रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई फिलहाल चिंता करने की बात है। अगर बाजार का मूड माहौल कोई बदलेगा तो कोई खबर, अदरवाइज टेक्निकली और मोमेंटम के हिसाब से तो बाजार बिल्कुल सेट है और ऊपर जाने को न्यूज ने किसी ने मूड बिगाड़ा तो अलग बात है, बाकी तो कहीं कोई चिंता की बात है नहीं। बहुत शुक्रिया सर आपका सोमवार के लिए ये स्ट्रेटेजी बताने के लिए। लेकिन अब आपको ये भी बताते हैं कि सोमवार को आपको ऑप्शन के जरिए और कमाई के मौके कहां पर मिलेंगे, और ये बताने के लिए हमारे साथ हैं ट्रेड बुल्स सिक्योरिटीज के सच्चिदानंद उत्तेकर जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताइए सर, आपके हिसाब से मंडे को कहां पर ट्रेड बनेगा ऑप्शन के जरिए? गुड इवनिंग मृत्युंजय, यहाँ पर क्लियरली निफ्टी में काफी बढ़िया स्ट्रेंथ है एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी। तो यहाँ पर रुझान मुझे लग रहा है निफ्टी में थोड़ा सा बेटर है ऑन द बुलिश साइड। अगर हम मोमेंटम ऑस्किलेटर्स की बात करें तो थोड़ा सा ओवरसोल्ड कंडीशन जरूर है, बट एब्सोल्यूट प्राइस पे अभी तक इतना बड़ा रिवर्सल नहीं हुआ है। एंड अगर हम लेवल्स की बात करें तो अगले हफ्ते के लिए 10,500 से लेके 10,750 ये एक अहम रेंज होगी। तो मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से ये मोमेंटम बना है पिछले 3 दिनों का, ये अगर कैरी फॉरवर्ड होना है और अगर उसमें पार्टिसिपेट आपको बुलिश साइड पे करना है तो डेफिनेटली एक बुल कॉल स्प्रेड के वाया ही करना चाहिए, जहाँ पर आपको 10,600 का कॉल ऑप्शन आपको बाय करना है एंड उसके अगेन 10,700 का एक कॉल ऑप्शन बेचना है। ये कंबाइंड स्प्रेड आपको 40-42 के रेंज में बैठ जाएगा। 27 रुपए का लगाना है आपको स्टॉप लॉस एंड मैक्सिमम टारगेट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी में अराउंड 85 तक। तो यहाँ पर एक बुलिश बाय से ट्रेड करना है, बट एक लो कॉस्ट स्ट्रैटेजी होगी बुल कॉल स्प्रेड। ठीक है जी। और कोई खास स्टॉक सर? मृत्युंजय, स्टॉक्स में मुझे पीडीलाइट का स्ट्रक्चर काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। पिछले 3 एक्सपायरी का अगर हम डेटा देखें तो यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन स्टेजेस में है एंड जिस तरीके से 1325-1350 के आसपास एक स्विंग बना था हाल फिलहाल में, तो मुझे लग रहा है उस पर्टिकुलर स्विंग के बेसिस पे यहाँ पर एक बहुत बड़ा रिबाउंड हो सकता है विद इन दिस पैटर्न। तो यहाँ पर पीडीलाइट में एक अच्छा रुझान बन सकता है पूरे एक्सपायरी के लिए। एंड अगर हम ट्रेडिंग के लिहाज से भी देखें तो 1400 एक ऐसा लेवल है जिसके ऊपर स्टॉक में काफी अच्छा मोमेंटम बन सकता है। तो उसी लिहाज से 1400 का जो कॉल ऑप्शन है वो आपको खरीद के रखना चाहिए, जो फिलहाल अराउंड 42 के आसपास उसकी क्लोजिंग है। ये 39 तक आपको बाय करना है, स्टॉप लॉस लगाना है अराउंड 33 तक का एंड एक पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 60 तक का। जी बहुत शुक्रिया आपका सच्चिदानंद जी ऑप्शन का ये ट्रेड बताने के लिए। लेकिन अब हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म की, और पोजिशनल अगर कोई ट्रेड लेना चाहता है तो उनकी। संदीप जी बताइए सर, ऐसे मार्केट में लंबे समय के निवेशक को कहां पर निवेश करना चाहिए, और अगर कोई पोजिशनल ट्रेड करना चाह रहा हो तो उन्हें कहां पर ट्रेड करना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, एंड्योरेंस टेक पोजिशनल पिक के तौर पे एक बेहतरीन कंपनी है, पहले भी मैंने रेकमेंड किया हुआ है। ऑटो इंसुलरी की कंपनी है और सबसे बढ़िया बात है ये 2 व्हीलर्स के लिए डेडिकेटेडली काफी, बजाज ऑटो में भी बहुत बड़ा इनका सप्लाईज है और दूसरे जो 2 व्हीलर मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके तरफ भी डाइवर्सिफाई कर रही है। तो 877 की आज क्लोजिंग प्राइस थी, 920 का टारगेट और 850 का स्टॉप लॉस। ये पोजिशनल पिक के तौर पे है। और जो लॉन्ग टर्म पिक है वो है न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर, एक बेहतरीन सस्ती वैल्यूएशन वाली आईटी कंपनी। आईटी कंपनीज बहुत अच्छा कर रही है और ये कंपनी ऐसी है, वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज है जो बैंकिंग सॉल्यूशंस मतलब लेंडिंग और ट्रांजैक्शन बैंकिंग प्रोडक्ट्स में बहुत अच्छा काम करती है। ग्लोबली 50 कंट्रीज में 200 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस करीब इनके कस्टमर है और इनका एक प्रोडक्ट है FinOne जो कि 10 बार विनर रहा हुआ है वर्ल्ड्स बेस्ट सेलिंग लेंडिंग सोल्यूशन का। तो इन सब के बाद अगर कोई कंपनी 8.9 के 9 के लगभग की पी मल्टीपल पे मिलती है, 3% 3.5% की डिविडेंड यील्ड है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड करीब 19-20% है, प्रॉफिट की कैगर करीब 31%, सेल्स की ग्रोथ करीब 12% 3 साल की बोल रहा हूं, इन सबको देखता हूं तो मुझे बहुत सस्ती लगता है और जीरो डेट कंपनी है। सबसे बढ़िया बात यह है। और जो लास्ट क्वार्टर था वो बेस्ट क्वार्टर था इनका नेट प्रॉफिट वाइज और ट्रेलिंग 12 मंथ्स का हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट्स इन्होंने दिया है। तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक बिल्कुल ग्रैब करना चाहिए, बहुत सस्ता लगता है और सेक्टर भी बहुत बढ़िया लगता है और 320 से 330 के टारगेट्स के लिए आने वाले 6 से 9 महीने। ठीक है,
ओके, बहुत शुक्रिया संदीप जी आपका, और साथ ही मेरी पूरी रिसर्च टीम का आज के शो में शामिल होने के लिए और बताने के लिए कि मार्केट कैसा रहा और आगे का बाजार कैसा रह सकता है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।